नमस्कार। सबसे पहले मैं विनोद राणा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस न्यूज चैनल M+1 में, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें और खिलखिलाते रहें। पेश है आज की न्यूज की हेडलाइंस। सबसे सस्ता मोबाइल रिचार्ज, जियो एक दिन में 30 दिन की वैलिडिटी देगा, 100 MB डेटा भी इस्तेमाल कर सकेंगे। जियो ने ₹1 वाला प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान में आपको 30 दिन की वैलिडिटी के साथ 100 MB डेटा भी मिलेगा। ये प्लान जियो के मोबाइल ऐप पर दिख रहा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को मंजूरी, PLI स्कीम के तहत 6 साल में 76,000 करोड़ खर्च करेगी सरकार। 6 साल के इस प्रोजेक्ट पर 76,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत 2.3 लाख करोड़ रुपए की प्रोत्साहन रकम दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। इसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना से इस क्षेत्र को चलाया जाएगा। भी चालू होगा। साथ ही साथ सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि जो टेलीकॉम सेक्टर में ब्रेन होती है, कोर नेटवर्क है, जो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है जो कि पूरे नेटवर्क को चलाता है, जिसमें दुनिया की 4 या 5 बड़ी कंपनियां, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रोल था, उसमें भारत ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। CDS जनरल रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बुधवार को निधन हो गया। इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। एयरफोर्स ने कहा कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने गंभीर चोटों की वजह से दम तोड़ दिया। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में घायल होने के बाद पहले उन्हें वेलिंगटन के आर्मी अस्पताल में भर्ती किया गया। बाद में उनकी गंभीर हालत को देखते हुए इन्हें बेंगलुरु शिफ्ट किया गया था। वे 8 दिन से जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। आंध्र प्रदेश में बस हादसे में 9 की मौत। पश्चिम गोदावरी में 47 यात्री लेकर जा रही बस नदी में गिरी, मृतकों में 5 महिलाएं। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में बुधवार को एक बस जलेरू वागू नहर में जा गिरी। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की बस में हादसे के समय 47 यात्री सवार थे। हादसे में 5 महिलाओं सहित 9 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी साइड से आ रही लॉरी से बचने की कोशिश में बस अनियंत्रित हो गई और पलट गई। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद राहत व बचाव काम जारी है। बस के नहर में गिरने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलें पेश आ रही है। शिक्षा नीति में होने जा रहा है बहुत बड़ा परिवर्तन। राजस्थान राज्य शिक्षक एवं अनुसंधान परिषद के उदयपुर में SCF निर्माण के लिए हुई कार्यशाला। इस कार्यशाला का आयोजन 8 दिसंबर से 11 दिसंबर तक किया गया, जिसकी अध्यक्षता निर्देशक महोदया श्रीमती प्रियंका जोधावत ने की। ठीक है, तो इससे आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। अब से जब आप अपने रिस्पेक्टिव स्कूल्स में या जहाँ से आप आए आपकी संस्था, आइए इस कार्यशाला के विषय में चर्चा करते हैं शिक्षा विशेषज्ञ शशिकांत शर्मा से। स्वागत है आपका M+1 चैनल के इस स्टूडियो में। नमस्कार राणा जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल M+1 का बहुत आभारी हूँ जो इस ज्वलंत मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया जी। और इसके माध्यम से आप ये चाहते हैं कि भाई जो भारत के जो सामान्य लोग हैं उन तक आपकी और हमारी बात पहुंचे। पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि अभी आपकी जो RSCRT की तरफ से जो अभी कार्यशाला आयोजित हुई थी आपकी उदयपुर में, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, जब से NEP 2020 का निर्माण हुआ है तो भारतीय एजुकेशन सिस्टम में NCERT की तरफ से और सरकार की तरफ से आमूलचूल परिवर्तन करने की इच्छा है। उसी परिप्रेक्ष्य में सभी स्टेट्स को ये कहा गया है कि आप लोग अपना राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण कीजिए। तो उसी उद्देश्य से SCF के निर्माण के लिए ही ये 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक दिसंबर तक ये SCF की RSCRT जो नोडल है NCERT का, उसमें ये कार्यशाला का आयोजन हुआ था। अच्छा सर, क्या आप हमें बताएंगे कि इस कार्यशाला का आखिर उद्देश्य क्या है? क्या चेंज करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं इसके द्वारा? आपको शायद ध्यान होगा राणा जी, हमारा NCF 2005 का निर्माण हुआ था 2005 के अंदर, जो हमारा चौथा NCF था। तो अब की बार NCERT ने तो कुछ चेंज किया है। अब की बार NCF जो वो लोग बना रहे हैं, उससे पहले स्टेट्स को ये कहा है
कि पहले तुम अपनी एजुकेशनल जो कंडीशंस हैं, जी। जो लोकलिटी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपना फ्रेमवर्क बना के दो, जी जिसके हम एनसीएफ का आधार बनाएंगे। जी इसी कार्यशाला का ये उद्देश्य था। तो सभी राज्यों ने, भारत के सभी राज्य इस बारे में अपना प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने अपनी लोकलिटी, उनकी एजुकेशनल कंडीशंस, इनको ध्यान में रखते हुए वो एससीएफ का निर्माण कर रहे हैं और वो एनसीएफ का आधार बनने वाला है। जी। आगे चल सर, थोड़ा सा आप ये जो टेक्निकल वर्ड आप यूज कर रहे हैं एनसीएफ, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इनकी फुल फॉर्म बताएंगे थोड़ा सा, क्योंकि आप तो इस बारे में पूरा समझते हैं, लेकिन एक आम दर्शक इस बारे में पूरा नहीं समझ पाता। देखिए, एनसीएफ का इंग्लिश में जो इसका जो मेन वर्ड है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, जी। और उसी आधार पर एससीएफ है। एससीएफ का मीनिंग है स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, वो राज्य स्तर पर हो। जी जी। एनसीएफ केंद्र लेवल पर केंद्रीय है, लेवल एनसीईआरटी उसको देखती जी। है, उसका नोडल है। और एससीएफ जिसका नोडल आरएससीईआरटी है जी। उदयपुर में, जी सर। ठीक है, वो एससीएफ स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, जी। राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा। जी। और एनईपी अभी जो निर्माण हुआ है, आपने देखा होगा, ये चौथी एनईपी है। 1986 के बाद ये लागू होने वाली है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसका उद्देश्य 2004 तक भारत की 2040 तक भारत की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का एक 2040 तक शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ये चेंज हो जाएगा सर। पूरी तरह से इनका उद्देश्य है कि है ना, जी, जी। कि लोकल कंडीशंस को भी देखा जाएगा। बच्चों की जो ग्रास लेवल है, नीचे का स्तर है बच्चों जी, का, वो जी। किस प्रकार का है, डेप्थ से स्टार्ट करेंगे। मातृभाषा उनकी बच्चों की वो लोग स्कूलों में यूज कर सकते हैं। तो इसमें पॉइंट भी आपने देखा होगा, 5+3+3+4, जी। इसमें 5 साल तक के बच्चों को होना कि वो 5 इयर्स तक बच्चों की मातृभाषा, उनकी मदर टंग है, मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। मदर टंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। तो भारत की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो जी, भारत जी। की जो पॉपुलेशन है, वो मातृभाषा अलग अलग राज्यों में अलग अलग मातृभाषा लागू अच्छा, है, उस आधार पर। 5 साल तक की मदर टंग्स में, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट लेवल। फिर वो उन्होंने कहा कि टारगेट लैंग्वेज जो बच्चों को हमें पढ़ानी है, हिंदी पढ़ानी है, इंग्लिश पढ़ानी है, फिर वो जी, उनको जी। पढ़ाई जाएगी उसके अकॉर्डिंग जी। इस एससीएफ का आधार क्या है? देखिए राणा जी, जैसे कि हमने आपको पहले बताया, और एससीएफ का आधार एनईपी है। जी। एनईपी के बेस के ऊपर एक ही हम लोग जो एससीएफ है, एनसीएफ से भी कुछ उसमें पॉइंट पाए जाएंगे। जी। एससीएफ का मीनिंग है, जैसे मैं कहूँ कि हमें कैसे सिलेबस बनाना है, जी जी। आगे चल करके किस प्रकार हमें है ना जो एजुकेशनल प्रैक्टिस करनी है, टेक्नोलॉजी का शिक्षा में कैसे समाहित हो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा कैसे बच्चों तक पहुंचे, नेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। दूसरा में एक इसमें पॉइंट और है कि टेक्स्ट बुक्स का क्या आधार हो, सिलेबस है, फिर टेक्स्ट बुक्स है, फिर एजुकेशन जो प्रैक्टिसेस है, मींस एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, इन चीजों को समाहित करके एससीएफ का निर्माण किया जा रहा है जी। ताकि बच्चों की जो माइंड लेवल है, उनको बच्चों को उठाया जाए और उनको है ना कि भाई रियल एजुकेशन प्राप्त हो। क्योंकि आजकल जैसे आपने देखा, कोरोना के अंदर डिजिटल एजुकेशन पर ज्यादा जोर दिया गया है, तो उसी एससीएफ में भी डिजिटल एजुकेशन पर ज्यादा बल है। इस एससीएफ में जैसे कि आरएससीईआरटी में हुआ कि इसमें सभी जो ग्रुप्स हैं उनको फोकस ग्रुप में बांटा गया। ये फोकस ग्रुप 10 फोकस ग्रुप पेपर्स का निर्माण करेंगे। इन पेपर्स के माध्यम से पोजीशन पेपर बनेंगे। जो पोजीशन पेपर होंगे वही एससीएफ का आधार बनने वाले हैं। एक ढांचा बन रहा है, उस ढांचे के आधार पर ही एससीएफ का निर्माण होगा, जो भारतीय जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। तो शशिकांत जी, हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि हमारे दर्शकों में कई विद्यार्थी भी हैं, तो हमारे विद्यार्थी दर्शकों के लिए उनकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, समाज के अंदर आजकल जो बच्चे हैं वो अपने मुख्य लक्ष्य है जो पढ़ाई है, कोरोना की वजह से उनका ध्यान थोड़ा भंग हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसमें माता पिता भी योगदान दें, बच्चे अपने जो टीचर है उससे भी इस बात से कुछ सीखें। मैं कहूँगा कि इस कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी चेंज हुई है या उनका डिस्टर्ब हुआ है जी। तो मैं कहूँ कि बच्चे थोड़ा सा अपना स्वयं पर कॉन्फिडेंस रखते हुए, इन चीज़ों की तरफ परवाह न करते हुए अपना ध्यान कंसंट्रेट करेंगे। मेरा कहने का मतलब है वो अपने आप पर विश्वास रखें जी कि इस माहौल से डिस्टर्ब न हो। तो कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात होगी बच्चों के लिए कि सेल्फ डिपेंडेंट वो बने और कॉन्फिडेंस रखें।
अच्छा शशिकांत जी सर, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। M+1 परिवार की ओर से आपका फिर से स्वागत।